दोस्तों ये है हमारी दुनिया का एक ऐसा देश कि जिसको आज के दौर में तो म्यांमार के नाम से जाना जाता है, मगर आप में से ज़्यादातर लोग इस देश को इसके पुराने और ऐतिहासिक नाम बर्मा से जानते होंगे। बर्मा का नाम जब भी हम लोग सुनते हैं तो हमारे दिमाग में दो ही चीज़ें आती है। पहली तो आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन सजा के तौर पर यहाँ पर काटे थे, बल्कि उनकी कब्र भी आज तक यहीं पर मौजूद है। और जो दूसरी चीज़ है वो कुछ और नहीं बल्कि रोहिंग्या मुसलमानों का जेनोसाइड है। मतलब कि रोहिंग्या मुसलमानों का बड़े ही दर्दनाक तरीके से और ख़तरनाक तरीके से कत्लेआम। ये कत्लेआम कोई दशकों पहले या फिर सदियों पहले नहीं, बल्कि आज से सिर्फ 6-7 साल पीछे यानी कि सन 2016 और 17 के दौर में हुआ था। एक ऐसी नस्ल कसी कि जिसमें हज़ारों की तादाद में लोगों का कत्लेआम तो हुआ ही, मगर साथ ही साथ हज़ारों की तादाद में ही लोगों की इज्जत व आबरू को भी लूटा गया। रोहिंग्या मुसलमानों से बसे पूरे के पूरे कई गांव को ही आग के हवाले कर दिया जाता था, कि जिसकी वजह से बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सब लोग ही अपनी जान गंवा देते थे। नतीजा ये हुआ कि अपनी जान और इज्जत बचाने की खातिर अब रोहिंग्या मुसलमानों ने म्यांमार छोड़कर आसपास के इलाकों में पनाह लेना शुरू कर दी। और यहाँ से लोगों का एक ऐसा पलायन शुरू हुआ कि जो हमारे जनरेशन ने कभी नहीं देखा है। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक भी लगभग 8 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार छोड़कर आसपास के इलाकों में गए, और जिसमें भी सबसे ज़्यादा तो बांग्लादेश में गए, जबकि बाकी बचे हुए मलेशिया, थाईलैंड, इंडिया और इस जैसे दूसरे इलाकों में गए। और जहां पर भी ये लोग उस दौर में गए थे, आज तक यानी कि 6-7 साल गुजर जाने के बाद भी बड़ी ही मुश्किल ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। और ये सब कुछ जो उस दौर में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ हुआ था, ये या तो म्यांमार के फ़ौज की तरफ से हुआ था या फिर म्यांमार की फ़ौज के अंडर में हुआ था। मगर दोस्तों इस किस्मत का सितम देखिए कि 6-7 साल गुजर जाने के बाद एक बार फिर से म्यांमार चर्चाओं में है, और एक बार फिर से म्यांमार में यही सब कुछ हो रहा है। मगर फ़र्क ये है कि इस बार रोहिंग्या मुसलमानों के साथ नहीं बल्कि किसी और के साथ हो रहा है। म्यांमार से आजकल जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह की वीडियोज़ वगैरह निकल कर सामने आ रहे हैं, वो यकीनी तौर पर हैरान कर देने वाली और चौंका देने वाली है। आसपास के जो पड़ोसी देश हैं जैसा कि चाइना या फिर इंडिया वगैरह, ये भी सतर्क हो गए हैं, और साथ ही साथ इन लोगों ने अपने उन लोगों को भी वार्निंग दे रखी है कि जो म्यांमार में मौजूद है। हालात तो इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही म्यांमार के राष्ट्रपति को खुद ही कहना पड़ गया है कि अगर ये सारी चीज़ें और ये सारे हालात जल्द कंट्रोल नहीं किए गए तो हमको बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकेगा, क्योंकि हमारा देश 2 टुकड़ों में बट जाएगा। दोस्तों बर्मा मतलब कि म्यांमार में आजकल क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, किसके इशारे पर चल रहा है, और आखिर ये देश पिछले 3-4 साल से लगातार किस बड़े अजाब का शिकार है, यही सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। एसएच नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, अब अगर सबसे पहले बात करें म्यांमार से जुड़ी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो म्यांमार एक ऐसा देश है कि जिसका बॉर्डर इंडिया, चाइना, बांग्लादेश और थाईलैंड जैसे कई मशहूर देशों के साथ मिलता है। इसकी आबादी लगभग 5.5 करोड़ के करीब है, जिसमें से 88 मतलब कि 88% लोग तो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, और यही धर्म यहाँ का राजकीय धर्म भी माना जाता है। जबकि बाकी 6% के करीब लोग ईसाई धर्म को, जबकि 4% के करीब लोग इस्लाम को भी फॉलो करते हैं, और बाकी बचे हुए 2-3% लोग बाकी अलग अलग धर्मों को भी फॉलो करते हैं। फ़िलहाल बात कर ले अगर इतिहास की, तो इंडिया, पाकिस्तान जैसे इलाकों की तरह बर्मा का ये इलाका भी किसी दौर में अंग्रेज़ों के कंट्रोल में आ गया था, मगर फिर जब वर्ल्ड वॉर का दौर आया तो जापान ने अंग्रेज़ों से ये इलाका छीन लिया था, और यहाँ पर बर्मा के ही कुछ लोगों के मदद से गवर्नमेंट बनाई गई, जो गवर्नमेंट ज़ाहिरी तौर पर तो बर्मा के लोगों के ही थी, मतलब कंट्रोल उसको पूरी तरीके से टोक्यो से होती थी। जापान की ये कठपुतली गवर्नमेंट ज़्यादा लंबे वक्त तक ना चल सकी, और बहुत जल्द ही इस गवर्नमेंट के अंदर ही फूट पड़ गई। नतीजा ये हुआ कि इस गवर्नमेंट में ही मौजूद एक नेता कि जो रक्षा मंत्री भी हुआ करता था और जिसका नाम आंग सांग था, उसने बगावत करके अपनी एक अलग पार्टी तैयार कर ली। इस पार्टी ने तो बहुत जल्द ही अंग्रेज़ों से मतलब के ब्रिटिश एम्पायर से हाथ मिला लिया, और फिर जापान को म्यांमार से बाहर खदेड़ने की लड़ाई शुरू कर दी, और 1945 में फाइनली ये लोग जापान को हराकर बाहर
म्यांमार खदेड़ने में कामयाब भी हो गए और ब्रिटिश एम्पायर की मदद से यहाँ पर एक नई गवर्नमेंट बनी और इस नई गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री बनाया गया आंग सांग को। मगर याद रहे कि पुरानी गवर्नमेंट की तरह ये गवर्नमेंट भी एक कठपुतली गवर्नमेंट ही थी कि जिसको ब्रिटिश एम्पायर कंट्रोल किया करता था। इसीलिए ये भी ज़्यादा लंबे वक्त तक ना चली और देश के अंदर ही बवाल ही होने लगा। हद तो तब हो गई कि जब 1947 में एक धड़े ने आंग सांग को ही कत्ल कर डाला। लेकिन हाँ दोस्तों, 1948 में फाइनली बर्मा को पूरी तरह से आज़ादी मिली। बर्मा को आज़ादी तो मिल गई मगर फ्यूचर में इसकी किस्मत में भी शायद वही सब कुछ लिखा हुआ था कि जो हमारे एक पड़ोसी देश पाकिस्तान के किस्मत में लिखा हुआ था। जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर इतिहास में कभी भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकी है और हमेशा फ़ौज का ही दबदबा रहा है और फ़ौज के तरफ से जब चाहा तब तख्ता पलट कर दिया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही मामला बर्मा के साथ भी हुआ। म्यांमार के आज़ाद होने के कुछ वक्त के बाद ही फ़ौज का वहाँ के एक पॉलिटिक्स में दबदबा बढ़ने लगा और हर गुजरते दिन के साथ ये दबदबा और ये असर बढ़ता ही चला गया। अगर आप लोग बर्मा के पिछले पूरे 70 साल के इतिहास को उठाकर देखोगे तो आपको ये आसानी के साथ रियलाइज हो जाएगा कि इस पूरे ही पीरियड में वहाँ के लोगों की तरफ से चुनी हुई सरकारों में कम और वहाँ के मिलिट्री ने ज़्यादा शासन किया है। मिसाल के तौर पर आप लोग इन्हीं को देख लीजिए। इनका नाम है ने विन और ये दरअसल ये किसी दौर में म्यांमार के फ़ौज के जनरल हुआ करते थे और इन्होंने 1962 से लेकर 1988 तक लगातार म्यांमार पर राज किया। जाहिर है ये फ़ौज का राज था और ये एक डिक्टेटर की तरह राज था। मगर फिर 1987 में विन से एक बड़ी गलती हुई और हुआ ये कि इन्होंने बगैर किसी मशवरे के और बगैर किसी ज़्यादा सोचे समझे नोटबंदी कर दी, जिसकी वजह से लाखों लोगों की बड़ी रकम डूब गई और म्यांमार के सड़कों पर विन के खिलाफ प्रदर्शन होना शुरू हो गए। इन प्रदर्शन को दबाने की कोशिश की गई मगर ये दब न सके और 1988 में एक दिन तो ऐसा भी आया कि जब फ़ौज की तरफ से आम नागरिकों के ऊपर गोलियां चलाई गई तो सिर्फ एक दिन के अंदर ही 3000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। प्रोटेस्ट को कुचल दिया गया और मगर ये पूरे हंगामे की वजह से और ख़तरनाक हादसे की वजह से उस दौर में पूरे म्यांमार के अंदर अचानक से एक लेडी का नाम सुर्खियों में आया और ये नाम था आंग सांग सूकी। मतलब कि उन्हीं आंग सांग की बेटी के जिनको किसी दौर में जापानियों के खिलाफ लड़ते हुए एक पहचान मिली थी और फिर 1947 में उनका कत्ल भी कर दिया गया था। आंग सांग सूची ने अपनी एक पार्टी भी बनाई और फिर 1990 में जब इलेक्शन हुए तो उसमें सूची को जीत भी मिल गई। मगर वहाँ की सेना ने इन रिजल्ट को एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया, बल्कि उल्टा सूची को ही नज़रबंद कर दिया गया और इसी तरह से ये मामला अगले 20 सालों तक मतलब के 2 दशकों तक चलता रहा और फाइनली सन 2000 में पूरी तरह से सूची को आज़ादी मिली। सन 2015 में जब म्यांमार के अंदर इलेक्शन हुए तो एक बार फिर से सूची को बहुमत मिली और इस बार फौज की तरफ से ये रिजल्ट कबूल भी कर लिया गया। सूची फाइनली सन 2016 में म्यांमार के लीडर बनी और सन 2021 तक रही। याद रहे कि इसी दौर में ही म्यांमार के अंदर रोहिंग्या मुसलमानों से जुड़ा हुआ वो पूरा मामला हुआ था कि जिसका जिक्र मैंने पहले वीडियो के शुरू में किया था। यहाँ पर गौर करने वाली बात ये भी है कि इस दौर में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ ये सब कुछ हो रहा था। उस दौर में दुनिया भर के मीडिया में म्यांमार के 2 चेहरे सबसे ज़्यादा छाए रहे थे। पहला चेहरा तो आंग सांग सूची का ही था क्योंकि वो इस देश की मेन लीडर थी, जबकि दूसरा और सबसे बड़ा चेहरा मिन आंग का था। ये दरअसल वहाँ के फ़ौज के जनरल है और जाहिर है जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि जो कुछ भी रोहिंग्या मुसलमानों के साथ हुआ था उन सब का जिम्मेदार ज़्यादातर रिपोर्ट्स में वहाँ की फ़ौज को ही बताया गया है। तो इस कत्लेआम के लिए उस दौर में जब भी म्यांमार के फ़ौज को टारगेट किया जा रहा था तो हर जगह पर हर मोड़ पर देश के लीडर सूची अपनी फ़ौज को जमकर सपोर्ट कर रही थी। दुनिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जाकर और मीडिया के सामने जाकर वो ये कह रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कि म्यांमार को फ़ौज तो बेकसूर है, किसी का भी कत्लेआम नहीं हुआ है, किसी के भी हुकूक को मतलब के राइट्स को नहीं छीना गया है। उस इलाके में सिर्फ एक छोटा सा मिलिट्री ऑपरेशन था जो सिर्फ और सिर्फ फ़ौज की तरफ से मुल्क के वफादार के लिए और मुल्क में अमन कायम करने के लिए चलाया गया था। इवन आंग सान सूची ने तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी अपनी फ़ौज का बल्कि अपने फ़ौज के जनरल का भी खुलकर समर्थन किया था। मगर दोस्तों फिर धीरे धीरे वक्त गुजरा और साल आया सन 2020 का, जब म्यांमार के अंदर एक बार फिर से इलेक्शन हुए और इस इलेक्शन के अंदर एक बार फिर से आंग सांग सूची को ही बहुमत मिली। ये बहुत जल्द ही एक बार फिर से अपने
देश के लिए लीडर बनने वाली थी और सन 2021 के शुरू में शपथ लेने वाली थी। मगर ये शपथ ले पाती उससे पहले ही 1 फरवरी सन 2021 के दिन वहाँ के फौज की तरफ से तख्ता पलट कर दिया गया। राष्ट्रपति आंग सान सू की और इनके जैसे और भी जितने भी बड़े बड़े लीडर और नेता थे सबको ही फ़ौरन कैद कर लिया गया। इल्ज़ाम लगाया गया क्योंकि इलेक्शन में धांधली हुई है, इसलिए इस रिजल्ट को नहीं माना जाएगा। आंग सान सू की के ऊपर इलेक्शन में धोखाधड़ी करने के अलावा और भी बहुत सारे चार्जेज लगाए गए, जैसा कि अपनी ही फौज के खिलाफ अपने लोगों को भड़काना, इसके अलावा अपने मुल्क से गद्दारी करना, साथ ही साथ करप्शन वगैरह का इल्ज़ाम भी लगाया गया था। इन सारे ही इल्ज़ाम लगाकर आंग सान सू की को जेल में डाल दिया गया और फिर आगे जाकर लगभग 150 सालों की सज़ा सुनाई गई। यकीनी तौर पर यह सज़ा का नंबर ही इस बात के इशारा करती है कि फौज चाहती ही नहीं है कि आंग सान सू की अपनी ज़िंदगी में कभी बाहर आ सके। फौज की हुकूमत कायम हो जाने के बाद अब जिन लोगों ने भी फौज के खिलाफ खड़े होने या फिर बोलने की कोशिश की तो उन लोगों के खिलाफ फौज ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। आंग सान सू की के बेशुमार नेताओं को और बेशुमार साथियों को तो इस फौज ने फांसी के फंदे पर तक चढ़ा डाला। हजारों की तादाद में लोगों को गिरफ्तार किया गया और कहानी सिर्फ वहीं पर ख़त्म नहीं हो गई, बल्कि वो खूनी और ख़तरनाक खेल कि जो सन 2021 के शुरू में शुरू हुआ था वो सन 2023 ख़त्म होने तक अभी भी जारी है। बहुत सारी रिपोर्ट्स के माने तो आज के दौर में म्यांमार के ज़्यादातर इलाके मौत का अड्डा बन चुके हैं, यानी सुबह से लेकर शाम तक ऐसा माहौल रहता है कि किसी न किसी को अपनी जान ज़रूर देनी है। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि जब फौज ने वहाँ पे हुकूमत का तख्ता पलट किया और ख़ुद वहाँ के हुकूमत पर कब्जा कर लिया तो वहाँ के जो आम लोग थे उनमें से कुछ लोगों ने हथियारों उठाना शुरू कर दिए। लगभग 400 से 500 के करीब छोटे बड़े ऐसे ग्रुप बन गए कि जिन्होंने अब अपने ही फौज के खिलाफ हथियार उठाकर लड़ाई करना शुरू कर दी। और उन्हीं सारे छोटे बड़े ग्रुप से आज तक म्यांमार के फौज लड़ती आ रही है। इस पूरे पिछले 2 से 2.5 साल के पीरियड में जहां पर 50,000 से लेकर 1 लाख के बीच में लोगों को गिरफ्तार किया गया है तो वहीं 2600 के करीब लोगों की तो ऑन पेपर मौत हो चुकी है, जबकि ये सिर्फ वो आंकड़ा है कि जिस पर दुनिया के ज़्यादातर लोग यकीन ही नहीं कर रहे हैं। वरना दूसरी जो सारी रिपोर्ट्स हैं वो तो ये इशारा कर रही है कि मरने वाले लोगों का आंकड़ा 10,000 से भी कहीं ज़्यादा है। फौज बागी गुटों का मतलब कि बागी ग्रुप्स का बहाना बनाकर आम लोगों पर गोलियां तो बरसा ही देती है, मगर हद तो तब हो जाती है जब आसमान से अपने ही आम लोगों के ऊपर इस फौज की तरफ से स्ट्राइक कर दी जाती है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि एक एयर स्ट्राइक में एक बार में ही कितने ज़्यादा लोगों की मौत होती है, और वो भी ऐसे लोग कि जिसमें बच्चे, औरतें और बूढ़े सब शामिल होते हैं। ये एयर स्ट्राइक के ज़रिए से म्यांमार के फ़ौज के तरफ से अपने लोगों को कई बार निशाना बनाया जा चुका है। पूरे के पूरे गांव या फिर पूरे के पूरे टाउन को इस बहाने के साथ खाली करवा दिया जाता है कि आग को हवाले कर दिया जाता है कि यहाँ पर बागी गुट हो सकते हैं, यानी वो लोग हो सकते हैं कि जिन्होंने फ़ौज के खिलाफ हथियार उठा रखे हैं। 10 मिलियन मतलब कि 1 करोड़ के करीब तो म्यांमार के ऐसे लोग हैं कि जिनको अपना घर बार छोड़ना पड़ा है, यानी अपने मुल्क में ही कभी इस जगह से उस जगह तो कभी उस जगह से इस जगह जाना पड़ा है। वो इसलिए क्योंकि हालात जब हद से ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं तो अपनी जान बचाने के खातिर या तो खुद ही वहाँ से चले जाते हैं या फिर ये कहिए कभी फ़ौज के तरफ से उनको वहाँ पर ज़बरदस्ती भगा दिया जाता है। दोस्तों ये तो वो सब कुछ है कि जी पिछले 2-2.5 साल के लगातार म्यांमार में चलता ही आ रहा है, मगर तभी अचानक से अक्टूबर सन 2023 के महीने में मतलब अभी 1 महीना पहले ही कुछ ऐसी तस्वीरें और कुछ ऐसी खबरें म्यांमार से दुनिया में फैली कि जिससे पूरी दुनिया हैरान हो गई। ये खबरें और ये तस्वीरें सीधे तौर पर इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि वो सारे बागी ग्रुप के जो किसी दौर में गुस्से में अपनी फ़ौज के खिलाफ खड़ी हो गई थी, मगर उसके मुकाबले में कुछ भी नज़र नहीं आ रहे थे और न ही दुनिया भर के लोग उनके सीरियस ले रहे थे। अब उन लोगों ने ही अपनी फ़ौज के खिलाफ बढ़त बनाना शुरू कर दी है। इन छोटे छोटे गुटों ने देश के कुछ इलाकों में अपने ही सेना के खिलाफ कई कामयाब ऑपरेशन लॉन्च किए। कई इलाकों में इन लोगों ने फ़ौज को हराकर अपना कंट्रोल लेना भी शुरू कर दिया है। म्यांमार के फ़ौज के लोग इन सारे इलाकों में या तो मारे गए या फिर सरेंडर कर दिया या फिर भाग निकले। फिलहाल हुआ ये कि जैसे ही
कुछ गुटों को कुछ खास इलाकों में सेना के ख़िलाफ़ ये सारी कामयाबियाँ मिलना शुरू हुई तो इनसे इंस्पायर होकर, इनसे मोटिवेट होकर दूसरे सारे इलाकों में भी आम लोगों ने सेना के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल दिया है और सेना भी अब अपने बचाव में, अपने हुकूमत को बचाने की खातिर पूरी शिद्दत के साथ, पूरी कोशिश के साथ हमलावर हो गई है। दस्तूर के मुताबिक सेना की तरफ से आम लोगों के ऊपर इस टैक्स की खबरें भी आ रही है, जिसकी वजह से जाहिर है एक ही बार में बहुत सारे लोगों को जान गंवानी पड़ी होगी। दर्दनाक कत्लेआम और ख़तरनाक आग वगैरह की तस्वीरें और वीडियो जब म्यांमार से बाहर निकलना शुरू हुई तो दुनिया के बाकी देश भी सतर्क हो गए। इंडिया के तरफ से भी अपने उन लोगों को एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि जो म्यांमार के अंदर मौजूद है, जबकि चाइना ने तो फ़ौरन अपनी सभी नागरिकों को इस देश से निकलने का ऑर्डर दिया है। यूएन के तरफ से भी रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि म्यांमार अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर में जी रहा है। फ़िलहाल दोस्तों, देखना यही होगा कि म्यांमार का ये फ़ौजी जनरल मतलब कि मिन आंग अपनी इस हुकूमत को बचाने की खातिर किस हद तक जाता है। आज की हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है और कमेंट्स बॉक्स में इस मुद्दे से जुड़ी अपनी कीमती राय ज़रूर दें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को न सिर्फ लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह के नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।